नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, भारत के समुद्री निर्यात ने बनाया है नया रिकॉर्ड 73,890 करोड़ का निर्यात। लेकिन असली कहानी श्रिम्प से कहीं बड़ी है। दोस्तों, जब हम भारत के निर्यात की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र मोबाइल फोन, दवाइयों, आईटी सेवाओं या पेट्रोलियम उत्पादों पर चली जाती है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो चुपचाप भारत के लिए अरबों डॉलर कमाकर ला रहा है। ना कोई बड़ी हेडलाइन, ना कोई राजनीतिक बहस, ना कोई शेयर बाजार का शोर। फिर भी इस सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इतिहास रच दिया है। भारत के सी प्रोडक्ट्स के निर्यात ने 73,890 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक व्यापारिक आंकड़ा लगता है, लेकिन अगर आप इसकी परतें खोलेंगे तो आपको इसमें भारत की कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, विदेशी मुद्रा और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की कहानी दिखाई देगी। तो आखिर हुआ क्या है? दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े सी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स में शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में समुद्री उत्पादों का निर्यात मूल्य और मात्रा दोनों बढ़े हैं। सबसे बड़ी मांग भारतीय झींगे यानी कि श्रिम्प की रही। अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन और दक्षिण पूर्व एशिया भारत के प्रमुख खरीदार बने रहे। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया अचानक भारत से इतना सी फूड क्यों खरीद रही है? तो पहली वजह है कि दुनिया की थाली बदल रही है। पिछले एक दशक में वैश्विक खाने की आदतों में बड़ा बदलाव आया है। लोग रेड मीट कम और सी फूड ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कई कारण है इसके: स्वास्थ्य, प्रोटीन की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण संबंधी चिंताएं। समुद्री भोजन को अपेक्षाकृत स्वस्थ विकल्प माना जा रहा है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे देशों को मिल रहा है। दूसरी वजह है भारत की लागत प्रतिस्पर्धा। आज अगर कोई अमेरिकी या यूरोपीय आयातक समुद्री उत्पाद खरीदना चाहता है तो उसके सामने कई विकल्प हैं। वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इक्वाडोर है। लेकिन भारत की ताकत है कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी क्वालिटी भी और साथ के साथ क्वांटिटी भी। और यही कारण है कि ग्लोबल बायर भारत को लंबे समय के सप्लायर के रूप में देख रहे हैं। और तीसरी वजह है वैल्यू एडिशन। पहले भारत सिर्फ कच्चा समुद्री उत्पाद बेचता था और आज तस्वीर बदल रही है। अब प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और वैल्यू एडेड उत्पादों का हिस्सा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत सिर्फ मछली नहीं बेच रहा, भारत प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी बेच रहा है और यहीं से ज़्यादा कमाई होती है। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें कि किसानों और मछुआरों पर क्या पड़ रहा है, तो दोस्तों यह सिर्फ निर्यात की कहानी नहीं है, यह लाखों परिवारों की कहानी है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु के लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। जब निर्यात बढ़ता है तो सबसे पहले मांग बढ़ती है और मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है और अंततः ग्रामीण आय बढ़ती है। जी हाँ, यानी यह विकास केवल बंदरगाहों तक सीमित नहीं रहता, यह गांवों तक पहुंचता है। अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा की ताकत देखिए। भारत अभी भी ऊर्जा आयात पर भारी खर्च करता है। कच्चा तेल खरीदने के लिए हमें बड़ी मात्रा में डॉलर चाहिए। ऐसे में हर वह सेक्टर जो डॉलर कमा कर लाता है देश की आर्थिक मजबूती बढ़ाता है। समुद्री निर्यात भी ऐसा ही सेक्टर है। यह व्यापार घाटा कम करने में मदद करता है, रुपये को सहारा देता है और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो ठीक है, खतरे भी हैं। हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं और सबसे बड़ा खतरा है वैश्विक संरक्षणवाद। अगर अमेरिका या यूरोप आयात नियम सख्त कर दें तो निर्यात प्रभावित हो सकता है। और दूसरा खतरा है रोग और जैविक जोखिम। श्रिम्प फार्मिंग में बीमारी फैलने पर उत्पादन अचानक गिर सकता है। और तीसरा खतरा है जलवायु परिवर्तन। समुद्री तापमान बढ़ रहा है, समुद्री परिस्थितिकी बदल रही है, इसका असर भविष्य के उत्पादन पर पड़ सकता है। और चीन का फैक्टर भी यहाँ पर है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि चीन सिर्फ प्रतिस्पर्धी नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, ग्राहक भी है, बायर भी है। और कई बार वही देश जो किसी सेक्टर में आपका कॉम्पिटिटर होता है वही आपका बड़ा बायर भी बन जाता है। भारत के सी प्रोडक्ट्स में चीन की बढ़ती दिलचस्पी यह दिखाती है कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कितनी जटिल हो चुकी है।
इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों 73,890 करोड़ का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक निर्यात आंकड़ा नहीं है, यह संकेत है कि भारत कृषि और समुद्री क्षेत्र में वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है। यह कहानी बताती है कि भारत केवल सॉफ्टवेयर और सेवाएं नहीं बेच रहा, भारत दुनिया की थाली भी भर रहा है। और अगर वैल्यू एडिशन, गुणवत्ता और निर्यात बाजारों का विस्तार इसी तरह जारी रहा तो आने वाले वर्षों में सी प्रोडक्ट्स भारत के सबसे महत्वपूर्ण कृषि निर्यात इंजनों में से एक बन सकते हैं। यानी बिग पिक्चर यह है कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था अब तटों तक सीमित नहीं रही, यह वैश्विक व्यापार, ग्रामीण आय और भारत की आर्थिक शक्ति का नया स्तंभ बनती जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस ने जेट फ्यूल एक्सपोर्ट रोक दिया है। क्या यूक्रेन के ड्रोन रूस की ऊर्जा ताकत को चोट पहुंचा रहे हैं? यही समझते हैं। दोस्तों युद्ध में जीत सिर्फ मोर्चे पर नहीं तय होती, कई बार युद्ध की असली लड़ाई फैक्ट्री में भी होती है, रिफाइनरी में होती है, बिजली घरों में होती है और सप्लाई चेन में होती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब यही होता दिखाई दे रहा है। रूस ने जेट फ्यूल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी है। कारण क्या है? तो दोस्तों यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले। पहली नज़र में यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी कहीं ज़्यादा बड़ी है। यह कहानी है आधुनिक युद्ध की, ऊर्जा सुरक्षा की और उस रणनीति की जिसमें दुश्मन की सेना से पहले उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाता है। तो दोस्तों आखिर हुआ क्या है? तो यूक्रेन ने पिछले महीनों में रूस की कई रिफाइनरीज और एनर्जी स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है, मकसद है रूस की ईंधन आपूर्ति सीरीज को बाधित करना। इस पृष्ठभूमि में रूस ने जेट फ्यूल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है ताकि घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह दिखाता है कि हमले असर कर रहे हैं। अगर आपूर्ति पर कोई खतरा ना होता तो निर्यात रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी रूस एहतियात बरत रहा है और युद्ध में एहतियात भी एक संकेत होता है। आधुनिक युद्ध का नया चेहरा क्या है? तो पहले युद्ध में टैंक और सैनिक सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। आज ऊर्जा अवसंरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना ईंधन से चलती है, विमान ईंधन से उड़ते हैं, लॉजिस्टिक्स ईंधन पर निर्भर है। अगर ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो जाए तो युद्ध क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। वैश्विक तेल बाजार पर अगर आप इसका असर देखेंगे दोस्तों, तो दुनिया का हर ऊर्जा समाचार वैश्विक बाजारों को प्रभावित करता है। जब भी रूस से जुड़े ऊर्जा जोखिम बढ़ते हैं, तेल बाजार कॉशियस हो जाता है। भले ही यह प्रतिबंध सिर्फ विमानन ईंधन पर हो, लेकिन यह संकेत देता है कि ऊर्जा अवसंरचना दबाव में है, प्रेशर में है और बाजार संकेतों पर चलता है। दोस्तों भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? तो भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स में से एक है, इसलिए रूस से जुड़ी हर बड़ी ऊर्जा खबर भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है तो वैश्विक कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। उसका असर भारत के आयात बिल पर पड़ सकता है। दोस्तों एक ड्रोन एज को भी समझते हैं, यानी कि ड्रोन युद्ध का जो युग चल रहा है उसका क्या मायने हैं। यह घटना एक और बड़ी बात बताती है। भविष्य के युद्ध सस्ते ड्रोन और महंगी अवसंरचना के बीच होंगे। एक छोटा सा ड्रोन लाखों डॉलर की फैसिलिटीज को निशाना बना सकता है, यानी युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो दोस्तों रूस द्वारा जेट फ्यूल एक्सपोर्ट पर लगाया गया प्रतिबंध केवल ईंधन की कहानी नहीं है। यह दिखाता है कि यूक्रेन युद्ध अब सैन्य संघर्ष से आगे बढ़कर आर्थिक और औद्योगिक संघर्ष बन चुका है। ऊर्जा अवसंरचना अब युद्ध का केंद्रीय लक्ष्य बन गई है और यही वजह है कि दुनिया भर के नीति निर्माता, तेल बाजार और निवेशक इन घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। बिग पिक्चर इसका यह है कि आधुनिक युद्ध में केवल सेना की ताकत नहीं बल्कि सप्लाई चेन, रिफाइनरी और ऊर्जा सुरक्षा भी जीत और हार तय करने लगी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारतीय अनाज के गोदाम गेहूं से भर गए हैं, टारगेट से ज़्यादा खरीद हो गई है। लेकिन क्या इसका मतलब किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अच्छी खबर है? इसी को समझते हैं। दोस्तों भारत में जब गेहूं की बात होती है तो यह सिर्फ एक फसल की बात नहीं होती, यह रोटी की बात होती है, यह महंगाई की बात होती है, यह किसानों की आय की बात होती है और यह देश की खाद्य सुरक्षा की बात होती है।
इसीलिए जब सरकार यह कहती है कि इस साल उसकी गेहूं खरीद संशोधित लक्ष्य से भी आगे निकल गई है, तो यह केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं होता, यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। क्योंकि जिस देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक हो, जहां करोड़ों लोगों को राशन व्यवस्था के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जाता हो, वहां सरकारी गोदामों में रखा गेहूं सिर्फ अनाज नहीं होता, वह सामाजिक स्थिरता का आधार होता है, वह राजनीतिक स्थिरता का आधार होता है और कई बार वह आर्थिक स्थिरता का भी आधार बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इस साल ऐसा क्या हुआ कि सरकार टारगेट से अधिक गेहूं खरीदने में सफल रही? क्या किसानों को बेहतर दाम मिले? क्या उत्पादन बढ़ा? क्या बाजार कमजोर पड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका असर आम आदमी की रोटी पर क्या होगा? तो आखिर हुआ क्या है, ये समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से गेहूं खरीदती है। इस गेहूं का उपयोग बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आपातकालीन खाद्य भंडार के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार को गेहूं खरीद को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी उत्पादन कम हुआ, कभी निजी व्यापारियों ने एमएसपी से ज्यादा कीमत देकर किसानों से खरीद कर ली और कभी मौसम ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। सरकार की खरीद संशोधित लक्ष्य से भी आगे निकल गई है, यानी कि जो रिवाइज टारगेट था उसको भी पार कर गई है। इसका मतलब है कि सरकारी गोदामों में अपेक्षा से अधिक गेहूं पहुंचा है और यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों, यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझने की बात है, क्योंकि भारत की खाद्य सुरक्षा का पूरा ढांचा इसी पर टिका हुआ है। कल्पना कीजिए, अगर सरकार के पास पर्याप्त गेहूं ना हो तो क्या होगा? राशन योजनाओं पर दबाव बढ़ेगा, खुले बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और जरूरत पड़ने पर सरकार के पास बाजार में हस्तक्षेप करने की क्षमता कम हो जाएगी। यानी पर्याप्त बफर स्टॉक केवल गोदाम भरने का मामला नहीं है, यह संकट के समय सुरक्षा कवच का काम करता है। पिछले कुछ साल सरकार के लिए आसान नहीं थे दोस्तों। अगर हम हाल के वर्षों को देखें तो भारत ने कई चुनौतियां झेली हैं। कोविड की महामारी झेली, वैश्विक आपूर्ति संकट झेला, रूस यूक्रेन का युद्ध झेल रहा है, अत्यधिक गर्मी की घटनाएं हमने दिखी हैं। इन सभी ने खाद्य बाजारों को प्रभावित किया। 2022 में भारत को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध तक लगाना पड़ा था, क्योंकि घरेलू उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई थी। उस समय सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि देश के भीतर पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। यानी खाद्य सुरक्षा हमेशा उत्पादन का मामला नहीं होती, यह उपलब्धता और प्रबंधन का भी मामला होती है। इस बार खरीद बढ़ी कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है बेहतर उत्पादन। अगर फसल अच्छी हुई है तो बाजार में अधिक गेहूं आया होगा। और दूसरा कारण है किसानों का एमएसपी पर भरोसा। जब किसानों को लगता है कि सरकारी खरीद प्रणाली प्रभावी है, भुगतान समय पर मिलेगा और प्रक्रिया आसान है, तब वे सरकारी खरीद केंद्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। तीसरा कारण है बाजार मूल्य। यदि खुले बाजार में कीमत एमएसपी के आसपास या उससे नीचे हो तो किसान स्वाभाविक रूप से सरकारी खरीद को प्राथमिकता देते हैं। यानी खरीद का बढ़ना केवल सरकारी प्रयास नहीं बताता, सरकारी एफर्ट्स नहीं बताता, यह बाजार और उत्पादन की परिस्थितियों को भी दर्शाता है। अब किसानों के लिए इसके क्या अर्थ निकलते हैं? दोस्तों, सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में खरीद का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलता है, क्योंकि एमएसपी प्रणाली का मूल उद्देश्य है किसानों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना। मान लीजिए बाजार में कीमतें गिर रही हैं, ऐसी स्थिति में एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा जाल का काम करती है। उन्हें पता होता है कि एक निश्चित मूल्य पर उनकी उपज, उनकी प्रोडक्शन, उनकी फसल खरीदी जाएगी। इससे आय में स्थिरता आती है और कृषि में अनिश्चितता कुछ हद तक कम होती है। लेकिन क्या केवल खरीद बढ़ना ही सफलता है? यहीं पर कहानी थोड़ी सी जटिल हो जाती है, क्योंकि खरीद बढ़ने का मतलब यह भी है कि सरकार को अधिक भंडारण की आवश्यकता होगी, अधिक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी, अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। यानी जितना बड़ा बफर स्टॉक होगा, उसे संभालने की लागत भी उतनी ही अधिक होगी। सरकार को खरीदना भी पड़ता है और उसको
स्टोर भी करना पड़ता है और बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया पर भारी खर्च आता है। तो अब इसका उपभोक्ताओं के लिए क्या मतलब है, कंज्यूमर्स के लिए इसके क्या मायने हैं? तो आम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से यह सकारात्मक खबर है, क्योंकि मजबूत बफर स्टॉक का मतलब है कि सरकार जरूरत पड़ने पर बाजार में अतिरिक्त गेहूं उतार सकती है। यदि कीमतें अचानक बढ़ने लगे तो सरकार इंटरवीन कर सकती है। यानी पर्याप्त स्टॉक खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। आज जब दुनिया के कई देशों में खाद्य महंगाई चिंता का विषय बनी हुई है, तब भारत के लिए मजबूत भंडार एक रणनीतिक ताकत है। दोस्तों, अब ये भी समझते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आज वैश्विक खाद्य बाजार पहले की तुलना में अधिक अस्थिर हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, युद्ध आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रही है। कई देश खाद्य सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानने लगे हैं। चीन बड़े पैमाने पर खाद्य भंडारण कर रहा है। कई खाड़ी देश विदेशों में कृषि भूमि में निवेश कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका भी खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत का मजबूत बफर स्टॉक केवल घरेलू नीति नहीं है, यह रणनीतिक तैयारी भी है। असली चुनौती लेकिन आगे है। सरकार ने खरीद तो कर ली है, लेकिन अब चुनौती होगी इसके प्रबंधन की। क्या भंडारण क्षमता पर्याप्त है हमारे पास? क्या अनाज की गुणवत्ता बनी रहेगी? क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रभावी रहेगा? क्या अतिरिक्त स्टॉक का उपयोग सही समय पर किया जाएगा? क्योंकि खाद्य सुरक्षा केवल खरीदने से नहीं आती, सही मैनेजमेंट से आती है। अब इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों, सरकार का गेहूं खरीद टारगेट से आगे निकलना केवल कृषि क्षेत्र की उपलब्धि नहीं है, यह भारत की फूड सिक्योरिटी सिस्टम की मजबूती का संकेत है। यह बताता है कि देश के पास आने वाले महीनों के लिए मजबूत खाद्य भंडार उपलब्ध है। इससे किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा, उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ सुरक्षा मिलेगी और सरकार के पास बाजार को स्थिर रखने की क्षमता मजबूत होगी। लेकिन बिग पिक्चर इससे भी बड़ा है। आज दुनिया ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां भोजन, ऊर्जा और पानी तीनों रणनीतिक संसाधन बनते जा रहे हैं। जिस देश के पास पर्याप्त खाद्य भंडार होगा वह संकट के समय अधिक सुरक्षित रहेगा। और इस दृष्टि से देखें तो लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद केवल गोदाम भरने की खबर नहीं है, यह भारत की खाद्य संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की कहानी है। क्योंकि अंततः किसी भी देश की ताकत केवल उसके जीडीपी से नहीं मापी जाती, यह इस बात से भी मापी जाती है कि संकट के समय वह अपने नागरिकों की थाली कितनी सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।